हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने साइंस के अंदर विद्युत धारा और ओम का नियम और चालकों का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था। उसके आगे का अगला टॉपिक अपना है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं। तो अपन दो प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। पहला समांतर क्रम या पार्श्व क्रम और दूसरा है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में जो भी अपने पास प्रतिरोध होते हैं उनका एक सिरा, उनका पहला एक सिरा सबका एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ देते हैं और उन दोनों सिरों के दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे अपने डायग्राम में लिखा हुआ भी है, बनाया है। जैसे अपने पास तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। अपने तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ जोड़ा और उनका दूसरा सिरा सबका एक साथ जोड़ा। पहला सिरा एक साथ जोड़ दिया और यहाँ पे दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दिया। अब इनको अपन बैटरी से जोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनता है ये कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। इस वाले संयोजन में देखें तो धारा के लिए जितने अपन प्रतिरोध जोड़ते हैं उतने ही रास्ते बन जाते हैं। यानी कि धारा अगर यहां से आएगी तो आई धारा आएगी, आगे जाके यहाँ पे पहुंचेगी। इसके बाद इसके पास तीन रास्ते, एक इधर जा सकती है, एक सीधी जा सकती है और एक इस तरफ जा सकती है। जितने प्रतिरोध अपन जोड़ेंगे उतने ही रास्ते हो जाते हैं और जो भी धारा होती है वो उस बिंदु तक तो समान जाती है जहां तक एक रास्ता है, उसके आगे वह अलग अलग भागों में बट जाती है। अब जैसे जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा धारा उसमें से उतनी ही कम जाएगी, क्योंकि उसमें उतनी ही ज्यादा रुकावट होगी। जिसका प्रतिरोध का मान कम होगा उसके अंदर धारा अधिक जाएगी। अपने को ये ध्यान में रखना है। और जो भी अपन ने प्रतिरोध जोड़े हैं समांतर क्रम में, R1 जोड़ा है, R2 जोड़ा है, R3 जोड़े हैं, ये सीधे की सीधे देखें तो एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। जैसे R1 देखें, R1 का ये सिरा यहाँ पे आया और ये सीधा बैटरी से जुड़ गया। दूसरा सिरा देखें, ये वाला भी सीधा बैटरी से जुड़ जाता है। इसी प्रकार R2 के भी पहला सिरा भी बैटरी से है और दूसरा सिरा भी, R3 का पहला सिरा और R3 का दूसरा सिरा भी बैटरी से जुड़ा हुआ है। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जो भी प्रतिरोध अपन लेते हैं वो सीधे बैटरी से कनेक्ट होते हैं, इसलिए उनके ऊपर जो भी विभव का मान होता है वो सबका समान होता है, यानी बैटरी के विभव के बराबर होता है। यानी ये विभव V है तो इनके ऊपर भी, सबके ऊपर V विभव होगा और तीनों पे समान होगा। लेकिन धारा का मान सब में अलग अलग होगा। तो V सब में है, समान है। मान लिया कि पहले में धारा I1 मान ली, इसके अंदर दूसरे में I2 मान ली और तीसरे में I3 मान ली। पहला प्रतिरोध R1, R2, R3। तो यहाँ पे एक संबंध आ जाता है अपने पास। V पहले के लिए अगर विभव का मान देखेंगे तो V ही होगा, V बराबर I1 R1 ओम की नियम से होता है। V बराबर दूसरे के लिए देखें तो I2 R2 है और तीसरे के लिए देखें I3 R3 है। और जो धारा है वह सब धाराओं का कुल जो धारा है I के द्वारा अगर लिखें तो वह होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर इस कॉम्बिनेशन का, इस संयोजन का अपन तुल्य प्रतिरोध निकालें R इक्विवेलेंट किसके लिए, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम के लिए, तो है होता है 1/ReQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 का मतलब है जितने भी प्रतिरोध है उनका व्युत्क्रम करके अपन जोड़ेंगे तो अपने को तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। अगर अपने पास दो ही प्रतिरोध होते हैं, साधारणतः अपने पास बहुत बार ऐसे होते हैं कि दो ही प्रतिरोध आते हैं। अगर अपने दो ही प्रतिरोध आएंगे तो 1/R इक्विवेलेंट यानी 1 तुल्य प्रतिरोध होगा, वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे अपने यहाँ पे सूत्र देखा, इसमें दो अगर प्रतिरोध है तो दोनों को एक साथ लिख दिया, दो लिख दिए। अब इनको अगर सोल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट R1 R2 आ जाएगा, एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा और सोल्व करने पे R1 प्लस R2 ऊपर आएगा। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 R2 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 अपने पास एक सूत्र बन जाता है दो के लिए। अगर अपने पास दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सीधा अपने को दोनों को गुणा करना है और उनमें भाग देना है दोनों को जोड़ के। ये वाला सूत्र अपने बहुत काम का है और आसान है। यानी कि जो भी अपने को अगर दो प्रतिरोध दे दी और कहे कि दोनों समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो सबसे पहले दोनों प्रतिरोधों के मान को गुणा कर दो और उसमें भाग देना है दोनों प्रतिरोधों को जोड़कर। इस प्रकार अपन इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है, यानी कि अगर समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध अपन लेते हैं
उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह मान जो भी अपने प्रतिरोध लिए थे उनसे कम आएगा। जैसे अपन ने एक ले लिया, एक प्रतिरोध, दूसरा ले लिया 2 ओम का, अगर इनका अगर तुल्य निकाले, समांतर क्रम में जोड़ दिए अपन ने, अगर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो पहले तो दोनों को गुणा करो और फिर भाग दो, तो 1 + 2 यानी 2/3, अगर भाग देंगे तो 0.66 ओम आ रहा है। जो भी अपना तुल्य प्रतिरोध आया है आर इक्विवेलेंट, उसका मान इन दोनों प्रतिरोधों के मान से भी कम है, यानी छोटा प्रतिरोध 1 ओम था, इससे भी छोटा आ रहा है, इसलिए इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान बहुत कम आता है। बहुत कम तो नहीं बोल सकते, घट जाता है, यानी जो भी अपने पास अलग अलग प्रतिरोध थे उनके मान से कम मान का प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है। घरों में जो भी अपन उपकरण होते हैं उनका संयोजन समांतर क्रम में किया जाता है। जैसे अपन मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, जो भी है, विद्युत हीटर है, अपने विद्युत इस्त्री है, प्रेस जिसको बोलते हैं, ये सब के सब अपन समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। ऐसे संयोजन में सभी अवयव या प्रतिरोधों पर वोल्टता का मान समान होता है। अपन ने पहले भी देखा था, क्योंकि वो सीधे के सीधे किससे जुड़े हुए होते हैं, वोल्टता सोर्स से जुड़े हुए होते हैं, वोल्टता स्रोत से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उसके ऊपर वोल्टता का मान समान होता है, लेकिन धारा का मान सब पे अलग अलग होता है। धारा का मान प्रतिरोध के मान पे निर्भर करता है, लेकिन वोल्टता सब पे समान होती है। अगला अपना संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का एक सिरा, जैसे एक प्रतिरोध लिया उसका पहला सिरा, एक सिरा ये ले लिया, ये जो सिरा होता है ये दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा रहता है, और फिर तीसरा प्रतिरोध का सिरा दूसरे से जोड़ दिया, मतलब एक के बाद एक प्रतिरोध अपन जोड़ते जाते हैं, एक सिरे के आगे एक सिरा, यानी एक लाइन में, श्रेणी में या एक लाइन में जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे संयोजन को अपन क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे ही श्रेणी क्रम संयोजन बनता है तो अपने को दिख रहा है धारा अगर इधर से आई है, इसमें आई, मान लो धारा आई है, तो सब में और कोई रास्ता है ही नहीं धारा के पास बाहर जाने के लिए। अगर इधर से आई है तो आगे भी आई ही जाएगी, सब में आई धारा ही प्रवेश करेगी और निकलेगी भी, क्योंकि धारा अगर किसी और रास्ते से अगर चली जाए तो कम हो सकती है, वरना धारा कभी कम नहीं होती है। जैसे ये अपना संयोजन है, 4 प्रतिरोध अपन ने लिए हैं, चारों को किसमें जोड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर जोड़ दिया, और यहां से देख रहे हैं अपन पहले धारा आ रही है, आई धारा आ रही है यहां से, जैसे आई धारा इसमें आएगी R1 में, तो यहां से आई निकलेगी, क्योंकि यहां से और कोई रास्ता धारा के लिए नहीं है, और यही धारा आगे जाके R2 प्रतिरोध में जाती है, फिर ये R3 में चली जाती है, फिर R4। इस प्रकार पूरे परिपथ में, श्रेणी क्रम संयोजन में पूरे में धारा का मान कितना है, आई ही है, आई धारा है यानी समान। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है, लेकिन विभव का मान सब प्रतिरोधों पे अलग अलग होता है। जैसे पहले प्रतिरोध पे V1 होगा, दूसरे पे V2 होगा, तीसरे पे V3, फिर V4, और अपन माने बैटरी का मान अगर V है तो V1 बराबर I, धारा का मान I और R1। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो V1 पहले के लिए प्रतिरोध का मान R1 आ जाएगा, I धारा है तो I। इसी प्रकार V2 निकालें तो IR2, V3 निकालें तो IR3, V4 निकालें तो IR4। अगर कुल विभव देखें बैटरी का तो वह किस किस में बटा है, V1 + V2 + V3 + V4, जितने भी अपने पास प्रतिरोध हैं उन सब का योग करना पड़ेगा, जिससे अपने पास कुल विभव का मान आएगा। उसके बाद इसका अगर तुल्य प्रतिरोध देखें, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट के द्वारा लिखेंगे तो वह मान होगा R1 + R2 + R3 + R4, यानी कि सब प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग। अपने को सिर्फ योग करना है, R इक्विवेलेंट का मान सभी प्रतिरोधों का योग होगा, और जो भी प्रतिरोध होता है उसका मान हमेशा, प्रतिरोध का मान हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए सभी के प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं और बड़ा प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों का योग होता है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में अगर अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो जो भी अपने पास प्रतिरोध हैं उन सब का योग करना पड़ेगा, और किसी दो संख्याओं का, कम से कम 2 संख्याएं उनका अगर योग करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह उन दोनों संख्याओं से बड़ी होनी स्वाभाविक है। इसलिए हमें श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा हमें एक बड़ा मान प्राप्त होता है, उन जो अपने पास जो प्रतिरोध है उनसे बड़े मान का प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है। अगला अपना टॉपिक है धारामापी।
इसको अपन गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर या धारा मापी की सहायता से अपन धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं और धारा का संसूचन के लिए काम आता है। यानी कि धारा को इंडिकेट करने के लिए कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, किधर हो रही है, कौन सी दिशा में हो रही है और कितनी हो रही है, ये सब अपन धारा मापी की सहायता से कर सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर स्केलिंग होती है, वो इस प्रकार होती है कि उसकी सुई जो होती है बताने के लिए वो हमेशा बीच में रहती है और वहां पे 0 रहता है। उसके दोनों ओर 1 2 3 इस प्रकार काउंटिंग लिखी रहती है और जिस भी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होती है वह सुई उसी दिशा में विक्षेपित हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी। इसके अंदर कोई भी माइनस वाला पाठ्यांक नहीं होता है, दोनों ओर धनात्मक पाठ्यांक होता है। इसलिए है अगर धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है गैल्वेनोमीटर में तो विक्षेप इधर होगा, अगर इधर हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर होगा। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इसके अंदर 2 चुंबक होते हैं, उसके अंदर एक कुंडली होती है। अगर इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो यह बल आघूर्ण लगने के कारण विक्षेपित होती है और इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है जिसके कारण यह ऐंठन बल युग्म उत्पन्न करती है और यह उसको जाने से रोकती है और चुंबकीय जो बल है उसको घुमाएगा, जिसके कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है। अगर इसके अंदर ऐंठन कोण या विक्षेप अगर फाई है तो जो धारा है वह इसके समानुपाती होती है, आई बराबर के फाई होता है और आई समानुपाती फाई। फाई को ऐंठन कोण या विक्षेप कोण कहते हैं। यानी धारा का मान किसके समानुपाती होता है? विक्षेप कोण के। यानी कितना ज्यादा विक्षेप हो रहा सुई में, कितनी ज्यादा अपनी स्थिति को बदल रही है, कितने कोण पे बदल रही है, वह धारा के ऊपर निर्भर करता है। यानी जितनी धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा विक्षेप होगा और जितना ज्यादा विक्षेप होगा तो अपन ये भी कह सकते हैं उतनी ही ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित होगी। इसके बाद अपनी अगला है अपना एमीटर। ये एक युक्ति होती है, क्या काम आती है एमीटर? एमीटर आता है धारा को मापने का काम करती है और धारा का मान अपने को देती है एम्पियर में। एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अपन धारा को माप सकते हैं और धारा का मान अपने को एम्पियर में मिलता है। अगर परिपथ में बात करें तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसको ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि परिपथ में जब भी जोड़ेंगे तो इसको ए के द्वारा लिखते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श स्थिति की अगर बात करें जो संभव नहीं है साधारणतः, आदर्श स्थिति में इसका प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन 0 तो करना संभव नहीं है, इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है, जिसके कारण इसके अंदर से सारी की सारी संपूर्ण जो धारा परिपथ की वो इसके अंदर से गुजर सके। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलना होता है तो उसके लिए एक अल्प प्रतिरोध यानी बहुत छोटा प्रतिरोध का मान लेके उसको संट बोलते हैं। छोटा अगर प्रतिरोध लेते हैं, बहुत छोटे मान का जो प्रतिरोध होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। जैसे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है अपने पास मान लिया 20 ओम, अब इसके पास मान लो 1 ओम का प्रतिरोध अपने जोड़ दिया, या 1 से भी बहुत छोटा जोड़ते हैं। तो जैसे इसको समांतर क्रम में जोड़ा तो इसका कुल जो तुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा देखते हैं। 20 गुणा 1/21, ये कट के हो जाएगा 20/21, यानी 1 से छोटा आ गया मान, 1 से भी छोटा मान आएगा, पॉइंट में 9 के आसपास आएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रतिरोध के समांतर क्रम में अगर अपन जितना छोटा प्रतिरोध जोड़ेंगे उसका पूरा अगर तुल्य प्रतिरोध देखेंगे तो वह उतना ही कम होगा। इसलिए इसके समांतर क्रम में एक बहुत छोटा मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिससे इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। अगला अपना है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अपन वोल्टता ज्ञात करते हैं। वोल्टता ज्ञात करने के लिए, मापने के लिए वोल्टमीटर को काम में लेते हैं। इसे परिपथ में वोल्ट V के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। आदर्श स्थिति में अगर बात करें तो अनंत होता है, अनंत प्रतिरोध होता है और यह परिपथ में हमेशा समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर से धारा प्रवाहित अपन मानते हैं नगण्य धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ऐसा अपन मानते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो सबसे पहले अपने को श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा।
जैसे अपने को मान लिया कि 20 ओम का प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का, अगर इसको वोल्ट मीटर में बदलना है तो अपने को मान लो 10 की पावर 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया इसके श्रेणी क्रम में। तो अगर तुल्य प्रतिरोध अगर देखेंगे तो 10 की पावर 6 प्लस 20 बहुत ज्यादा मान हो गया है। इस प्रकार अपन इस के अंदर क्या जोड़ते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर में बदल जाता है। अब अपने पास कुछ न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल अपना है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अपने पास 3 प्रतिरोध हैं, पहला 1 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा 3 ओम। सबसे पहले अपने को श्रेणी क्रम की बात करनी है, तो श्रेणी क्रम में सूत्र अपने पास सीधा सा है, आर इक्विवेलेंट या फिर सीरीज लिख सकते हैं। इसका मान होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। पहला 1 ओम जोड़ दिया, 2 ओम प्लस 3 ओम, 3 और 2 5 और 1 6 ओम। उत्तर आ गया श्रेणी क्रम के लिए 6 ओम, यानी कि सीधे के सीधे अपने को जोड़ने हैं। दूसरा अगर समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में अपने के पास सूत्र है एक सीधा सा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1। 3 प्रतिरोध हैं तो 3 तक लिखेंगे, 1 प्लस R2 1/R2 प्लस 1/R3। इसके अंदर मान रख देते हैं, मान रखेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, 3 2 1 का आएगा 6, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 और ये आ गया 11/6। ये किसका मान आया है, आर इक्विवेलेंट का नहीं है, 1/R इक्विवेलेंट का है। और अपने को निकालना किसका है, आर इक्विवेलेंट का। अगर ये मान निकालना है तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, तो ये आ जाएगा 6/11 ओम उत्तर इसका आ जाएगा। अगला अपने पास है एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर इधर से आ रही है 5 एम्पीयर की धारा। इसके अंदर 3 प्रतिरोध अपने पास है, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का। 3 प्रतिरोध हैं, इनमें से धारा कुल जो धारा है वह है 5 एम्पीयर। और जो पहले प्रतिरोध में जो धारा जा रही है I1, दूसरे में 2 एम्पीयर 2 ओम वाले में I2 और तीसरे I3 धारा जा रही है तीसरे में। अपने को तीनों धाराओं का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को सबसे पहले तो अपने को देखना है कि कौन से संयोजन में है। देखने पे पता चल रहा है ये समांतर क्रम संयोजन में है। तो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन में अपने को पता है धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन V का मान सब में समान होता है। V का मान समान होता है तो V बराबर I1 R1 होता है, ओम के नियम से V बराबर I2 R2 होता है, V3 बराबर I3 R3। V3 का मान भी V ही होगा, क्योंकि सब में V का मान, विभव का मान समान होगा, V होगा। यहां से अगर अपन धारा का अनुपात निकालें तो I1 का मान निकाल लेते हैं, यह आएगा V/R1। I2 का मान निकालें V/R2, I3 का मान निकालें V/R3। सबसे पहले अपन इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, सीधा सा तरीका यही है कि अनुपात निकाल लेते हैं, I1 अनुपात I2 अनुपात I3 ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही ये ज्ञात करेंगे V/R1 आएगा, अनुपात V/R2 अनुपात V/R3 अपन ज्ञात कर लेते हैं। और V सब में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। R1 का मान 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। तो यहां से I1 अनुपात I2 अनुपात I3 अगर देखें तो ये आ गया 1 2 3 नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर अनुपात को सही लिखने के लिए जो एलसीएम होता है उससे गुणा कर देते हैं। 3 2 1 का एलसीएम आएगा 6, अगर पहले को 6 से गुणा करेंगे 6/3/2, ये अपनी धारा का अनुपात आ गया। अब किसी भी संख्या का अपने के पास अनुपात आ जाए और अपने पास कुल संख्या जो आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, I1 का अगर मान निकालना है तो I1 का अनुपात कितना है, पहला अनुपात 6 बटे अनुपातों का योग 6 3 9 और 2 11 गुणा में कुल धारा 5, 30/11 एम्पियर आ जाएगी। I2 अगर निकालना है
तो I2 का अनुपात 3 बटे सभी अनुपातों का योग 11 गुणा कुल धारा 5 गुणा 5 को 3 से करेंगे 15 बटे 11 एम्पियर। और तीसरा अपने को निकालना I3, तो I3 का अनुपात कितना दे रखा है 2 बटे कुल अनुपातों का योग 11 गुणा कुल धारा 5 10 बटे 11 एम्पियर, 10 बटे 11 एम्पियर। इस प्रकार अपन इसकी कुल जो धाराएं हैं उनका अनुपात या मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात ज्ञात करना होता तो पहले ही ज्ञात कर दिया था, और मान ज्ञात करना है तो मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को दे रखा है धारा नहीं दे रखी है, कुल धारा नहीं दे रखी है, अपने को क्या दे दिया यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, बैटरी का विभव दे दिया 12 वोल्ट है, प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 3 ओम दे दिए, और पहले में धारा जा रही है I1, दूसरे में जा रही है I2, तीसरे में जा रही है I3, और अपने को ज्ञात करना है I1 I2 I3। इसको तो ज्ञात करने के लिए बहुत ही सीधा सा तरीका है। अपने को पता है कि सभी जो प्रतिरोध हैं, जो पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, सबका विभव का मान समान होगा, यानी V बराबर I1 R1 होगा बराबर I2 R2 होगा, I2 R2 बराबर होगा I3 R3। और इसका मान अपने को दे रखा है, मान रख देते हैं, V का मान 12 दे रखा है, I1 का मान अपने को ज्ञात करना है, R1 का मान अपने को दे रखा है 1, I2 का मान अपने को ज्ञात करना है, R2 का मान अपने को दे रखा है 2, I3 का मान अपने को ज्ञात करना है, R3 का मान अपने को दे रखा है 3। अगर पहले दो से देखें तो I1 बराबर आ जाएगा 12 एम्पियर, पहले और तीसरे से देखें तो 12 बराबर I2 गुणा 2, I2 का मान आ जाएगा 12 बटे 2, बचेगा 6 एम्पियर। तीसरा देखें पहले और लास्ट से तो 12 बराबर I3 गुणा 3, तो 12 बटे 3 आ जाएगा I3 का मान, I3 का मान आ जाएगा 12 बटे 3 हो गया 4 एम्पियर। इस प्रकार अपन धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं जब अपने को क्या दिया हुआ हो, विभव और प्रतिरोध दे रखे हो समांतर क्रम में। अगला अपने पास है एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर 3 प्रतिरोध 2, 4 और 6 ओम के प्रतिरोध हैं और तीनों को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, और एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज दे रखा अपने को, विभव का मान दे रखा है 24, और अपने से पूछा है V1 V2 और V3 का मान। V1 V2 V3 का मान ज्ञात करना है, तो V1 V2 V3 अपने को मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले अपने को पता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में अपने को पता है धारा का मान सब में समान होता है, तो I का मान सबके लिए समान होगा। अब I का मान कितना होगा वो अपने को देखना है, V बटे R इक्विवेलेंट के बराबर होगा, यानी V का मान अपने को 24 दे रखा है, R इक्विवेलेंट का मान अपने को ज्ञात करना है। R इक्विवेलेंट का मान कितना होगा 2 प्लस 4 प्लस 6, क्योंकि तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में अगर कुल अपना जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों का योग होता है, सबको जोड़ दिया तो 4 और 2 6 और 6 12, तो 12 ओम। तो यहां से अगर धारा निकालें तो 24 बट्टे 12, क्योंकि V का मान 24 और भाग देना है R इक्विवेलेंट का 12 का, 2 एम्पियर। अगर अपने पास धारा आ गई और प्रतिरोध का मान अपने पास आ गया तो अपन ओम के नियम से सीधा ही इसको कर सकते हैं। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो V1 अगर निकालना है, पहला प्रतिरोध कितना है 2 गुणा धारा भी 2, तो 4 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा V2 अगर निकालना है, दूसरा प्रतिरोध अपने को दे रखा है 4 और धारा अपने को दे रखी है 2, क्योंकि सब में धारा का मान तो 2 ही आएगा, I ही रहेगा, सबके लिए समान रहेगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। अगर तीसरे की बात करें V3, तो V3 निकालना है तो धारा का मान उसके लिए भी 2 और R का मान उसके लिए दे रखा है अपने को 6 ओम, और 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12 वोल्ट। इस प्रकार अपन इन सब के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला अपने पास दे रखा है A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और अपने को त्रिभुज बना के दिया है, जो कैसा दिख रहा है त्रिभुज, तीनों प्रतिरोध समान है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के प्रतिरोध समान दे रखे हैं 2 2 और 2। इसका अगर अपने को
तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। ए और बी के बीच में निकालना है तो सबसे पहले एक तरफ लिख देते हैं ए, एक तरफ लिख देते हैं बी। अब अपने को देखना ए और बी के बीच में कितनी प्रतिरोध है। यहां पे देखने पे पता चला ए और बी के बीच में एक तो है 2 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा एक 2 ओम का है, उसके आगे एक और 2 का जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसको बना सकते हैं, अगर ढंग से बनाएंगे थोड़ा सा देख के। ए और बी के बीच में एक तो ये 2 का लगा दिया यहाँ पे, और ये वाला और एक ये वाला दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये अपने को पता है कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4 ओम, 2 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे, और नीचे बन गया 2 ओम। ये आ गया इतना ए और बी के बीच में। अब अपने को पता है 4 और 2 ओम देखने पे पता चल रहा है कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में प्रतिरोध अगर 2 ही है तो आर जो इक्विवेलेंट अपने को निकालना, तो पहले तो दोनों को गुणा कर दो, 4 गुणा 2, और नीचे दोनों को जोड़ दो। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, दोनों को जोड़ेंगे 6, इतना आ गया। अब इसको 2 से काट देते हैं, 4/3, 4/3 ओम आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अपना आ रहा है 15/8। आर पैरेलल में अगर अपने जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा तो 15/8 आ रहा है। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा तो अपने पास आ रहा है 8 ओम। तो दोनों प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अपने को अगर करना है तो अपने को सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से करना बहुत आसान रहेगा। अगर ऑप्शन से करना है तो बहुत आसान है। देखते हैं पहले आर सीरीज वाला, श्रेणी क्रम में 8 ओम दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपने को ऐसे ऐसे जोड़े देखने हैं जिनको अगर सीधा श्रेणी क्रम में देखें दोनों प्रतिरोधों को तो 8 उत्तर आ रहा हो। जैसे 1 और 7 8 बन रहा है, 5 और 3 8 बन रहा है, 4 और 5 9 बन रहा है, 6 और 2 8 बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा अपने को समांतर क्रम में देखना है। समांतर क्रम में मतलब दोनों को गुणा करना है और दोनों को जोड़ना है नीचे। तो अगर पहला ऑप्शन लेंगे तो 1 + 7 नहीं, 1 गुणा 7, 1 + 7, ये 7/8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे 5 गुणा 3, 5 + 3, 15/8, 15/8 ही आ रहा था, ये आ रहा है, तो ऑप्शन होगा ये। तीसरा होगा नहीं। चौथा देखेंगे तो 2 गुणा 6, 2 + 6 यानी 12/8, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा उत्तर आ रहा है, 5/3। अगर इस प्रकार से अपन इनको नहीं करें, दूसरा अगर तरीका लगाएं, अगर हिसाब से करेंगे तो क्या मानेंगे, मान लो एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो R1 गुणा R1 + R2 बराबर दे दिया अपने को 15/8। दूसरा R1 + R2 का मान अपने को दिया है 8। अगर यहाँ पे R1 + R2 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, इन दोनों को अगर गुणा कर दें तो अपने पास बचेगा R1 गुणा R2, R1 + R2, R1 + R2 से अगर गुणा करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 15/8 गुणा 8। तो यहाँ पे अपने पास आ जाती है कि इक्वेशन R1 R2 को गुणा करने पे आना चाहिए अपने पास 15, और R1 + R2 का मान 8। तो यहां से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। 15 और 8 ऐसी कोई दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पे 15 आए और जोड़ने पे 8 आए, तो ये वाला ऑप्शन ही यहां से सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समान प्रतिरोध R को n बार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होंगे। अपने पास R प्रतिरोध हैं, उनको अपने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, 1 2 3 4 ऐसे n बार जोड़ा है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा श्रेणी क्रम के लिए वह कितना होगा, तो क्या जोड़ेंगे, R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ते हैं, R1 + R2 + ऐसे आएगा, और सबका मान कितना है, R + R कितनी बार, n बार। तो n बार जोड़ना है, 2 बार, 1 बार जोड़ेंगे तो 1 R आएगा, 2 बार जोड़ेंगे 2 R, 3 बार जोड़ेंगे 3 R,
4 बार जोड़ेंगे आर को तो 4 आर आएगा, n बार जोड़ेंगे तो n आर ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना इसमें दे रखा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर अपने को देखना है तो 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे। उसका सूत्र अपने पास होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस प्रकार। तो ये जो होगा ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इस प्रकार। कितनी बार? n बार। n बार होगा। अगर एक बार जोड़ेंगे तो 1/r आएगा, 2 बार जोड़ेंगे 1/r प्लस 1/r तो 2/r आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 3/r आएगा। अगर n बार जोड़ेंगे तो n/r। ये किसका मान आया है? 1/r इक्विवेलेंट का है। अपने को निकालना है r इक्विवेलेंट समांतर क्रम के लिए, तो इसको व्युत्क्रम करेंगे यानी इसको उल्टा करके लिखेंगे, r को ऊपर और n को नीचे, तो ये आ जाएगा r/n। समांतर क्रम में समान प्रतिरोध अगर जोड़े गए हैं तो उसका उतनी ही संख्या से भाग हो जाता है, r/n आता है, और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उसी संख्या से गुणा हो जाता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि सभी के सभी प्रतिरोध समान होने चाहिए। एक और क्वेश्चन अपने पास है, a व b के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को देखने से पता ही नहीं चलता कि यह संयोजन श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। a व b के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब अपने को देखने से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने पास जो भी 2 बिंदु होते हैं वो लिख लेते हैं, a b लिख दिए। अब देखते हैं a और b के मध्य कौन कौन से प्रतिरोध है। ये वाला यहां से देखते हैं a, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके बीच में इस लाइन पे ऊपर कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो ये अगर a है तो ये वाला बिंदु भी a होगा। इसी प्रकार ये वाली लाइन देखते हैं, इस लाइन के ऊपर भी कोई प्रतिरोध नहीं है और सीधी यहां से यहां जुड़ी हुई है, तो ये वाला बिंदु भी क्या होगा? b। अब इनको लिखते जाते हैं। जैसे पहला प्रतिरोध ये 2 ओम का है, ये कहां से कहां जुड़ा है? a और b के बीच में, तो a और b के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है। इसी प्रकार b ये वाला है, ये a बिंदु है, a और b के बीच में एक और प्रतिरोध है 3 ओम का। और आगे देखें लास्ट प्रतिरोध है a और b के मध्य ही है 4 ओम का, तो a और b के मध्य अपन जोड़ देते हैं 4 ओम का। इस प्रकार इसको अपन बना देंगे। बहुत ही आसान हो गया है। अब ये वाला बनाना, इस प्रकार का इस डायग्राम को लिखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं लिख पाएंगे तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं अपने से। और लिखने के लिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु अपने को लेने हैं। जो बिंदु जिनके बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा और सीधी तार के द्वारा जुड़े हैं उसको वो ही बिंदु नाम देते हैं। अगर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कोई और प्रतिरोध होता है यहाँ और यहाँ पे, तो इन बिंदुओं को अपन a, यहाँ a है तो यहाँ a नहीं दे पाते, इसको कोई c या d नाम देते। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं अपन तीनों प्रतिरोध आ गए समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का अपने को पता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 में जुड़ जाएंगे। लघुत्तम आ जाएगा इसका 12, पहले आएगा 4 प्लस 6 प्लस 3, जोड़ देंगे 13/12। ये मान आया है 1/r इक्विवेलेंट का। अगर r इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, 13/12 का बन जाएगा 12/13 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a और b के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस बार भी अपने को a और b के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन इस बार अपन ने देखा यहाँ पे जो लाइन जोड़ी गई है इसके अंदर प्रतिरोध दिया गया है, यानी कि ये a है तो ये वाला a अपन नहीं ले सकते। पहले वाले में इसको a ले लिया था, ये b था तो इसको अपन ने b ले लिया था। लेकिन इस बार यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा है तो ये a बिंदु है तो ये a नहीं होगा, इसको नाम दे दिया कोई c। और ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे भी एक प्रतिरोध जुड़ा है तो इसको नाम दे दिया d। अब अपने को a और b के बीच में प्रतिरोध निकालना है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे a लिख दिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, b नाम इसको दे दिया, और अपने पास 2 बिंदु और आ रहे हैं। हर संधि के ऊपर जहां 3 लाइनें मिलती हैं वहां उसको नाम देना होता है। अपने नाम दे दिया, एक को c एक को d। यहाँ पे जो लिख दिया c, यहाँ पे लिख दिया d। अब देखते हैं a और d के बीच में एक प्रतिरोध है 1 ओम का, a और d के बीच में दिख रहा है। तो सबसे पहले a और d के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद a और c के बीच में एक प्रतिरोध दिया है 2 ओम का,
ए और सी के बीच में प्रतिरोध दिया है 2 ओम का, सी और डी के बीच में दिया है 5 ओम का, ये 5 ओम का प्रतिरोध है। अगला देख रहे हैं डी और बी के बीच में अपने को दिया है, डी और बी के बीच में 2 ओम का, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। और लास्ट अपने को दिया है बी और सी के बीच में 4 ओम का, ये 4 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। अपने सभी प्रतिरोध लिख दिए हैं। अब इसको देखने से भी अपने से हो नहीं रहा, ना तो समांतर क्रम है और ना ही अपना श्रेणी क्रम बन रहा है। लेकिन अगर ऐसा डायग्राम अपने पास आता है तो एक अपने पास से व्हीट स्टोन सेतु होता है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु जो भी बोलते हैं। उसके अंदर एक समीकरण होती है R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अगर बराबर हो, R1 R2 जो पहले वाले जो दो हैं उनका अनुपात अगले वाले के अगर बराबर है तो जो बीच वाला प्रतिरोध है वह नगण्य मान लेते हैं, उसका कोई होना या ना होना कुछ फर्क नहीं डालता है। इसलिए देखते हैं पहले अपन, पहला 2/1, इन दोनों का अनुपात 2/1, दूसरे का अगर निकालें 4/2, तो ये भी 2 ही आ गया और ये भी 2 आ गया। अगर दोनों बराबर हैं तो ये अपन हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना जो प्रतिरोध है वह क्या बन जाएगा, अब ए 2 ओम का, फिर इसके आगे जुड़ा हुआ है 4 ओम, फिर ये 1 ओम और ये आगे 2 ओम, और ये बीच वाला जो प्रतिरोध था सी और डी के बीच में 5 का, ये अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया है। अब देखने पे पता चला 2 और 4 क्या हो गए, श्रेणी क्रम में 6 ओम जुड़ गए आपस में। इसके बाद जो नीचे हैं 2 और 1 3 ओम, ये भी जुड़ गए। अब ए और बी के बीच में सिर्फ 2 प्रतिरोध आ रहे हैं और दोनों समांतर क्रम में हैं। अगर इसका मान अपने को निकालना है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों को गुणा करो, उसमें भाग दो दोनों को जोड़ के, 6 × 3 18, 6 3 9, उत्तर आ गया 2। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2 ओम। इस वाले क्वेश्चन में अपने को यही ध्यान रखना है कि अगर दोनों को पहली जो ए बिंदु पे जो 2 भुजाएं हैं उनका अनुपात अगली वाली बी वाले भुजाओं का अनुपात के अगर बराबर आ रहा है तो जो बीच में जो सी और डी के बीच में जो प्रतिरोध जुड़ा है उसको अपन हटा सकते हैं। अगर यह अनुपात बराबर नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपन इसको इस प्रकार नहीं कर पाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला एक 2 ओम का दे रखा, आगे दोनों समांतर क्रम में दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को जो 2 समांतर क्रम में दिए हुए हैं उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है 2 ओम, आगे देख रहे हैं बी और सी 2 ओम अपने 4 और 4 दे रखे हैं। 4 और 4 का अगर समांतर क्रम में निकालेंगे तो 4 × 4, 4 + 4, 4 को 4 से करेंगे 16 और नीचे जोड़ेंगे 8 यानी 2। तो अगर इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 2 ओम। ये आ गया अपना बी बिंदु। अब देखने पे पता चल रहा है दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। इस प्रकार अपन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अपना अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सबसे पहले तो विद्युत धारा को अपन देख लेते हैं। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एसी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट, दूसरा डिस्ट धारा डीसी। अपने जो घरों में बिजली आ रही है, करंट आ रहा है, वह होता है प्रत्यावर्ती धारा। और अपने जो सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा जो अपने को धारा मिलती है वह कहलाती है डीसी। जो एसी होती है उसका मान दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं। यह ज्यादातर अपने पास साइन या कोस की फॉर्म में मिलती है, इस प्रकार चलती है, यानी कि इसका मान समय के साथ बदलता रहता है। कभी मान ज्यादा होगा, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, कभी 0। इस प्रकार यह कंटिन्यूसली बदलती रहती है। तो इसका मान अपन जो भी मान लेते हैं वह वर्ग माध्य मूल मान होता है।
अपने जो घरों में आता है VRMS वोल्टेज आता है, वह क्या होता है, जो इसका शिखर मान होता है। शिखर मान होता है यानी कि अगर इस धारा का जो अधिकतम मान होता है ये वाला, या फिर अगर हम ऋणात्मक दिशा में देखें तो ये वाला, धनात्मक में देखें तो ये वाला जो मान होता है इसको कहते हैं शिखर मान। तो शिखर मान का अंदर अगर अपन √2 का अगर भाग दें, √2 का अगर भाग दें तो अपने पास VRMS आता है, वर्ग माध्य मूल मान आता है। जो अपन घरों में देख रहे होते हैं 220 वोल्ट आते हैं, वह इसका VRMS होता है, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान होता है वोल्टता का, यह अधिकतम मान नहीं होता है। और इसकी जो अपनों में घरों में जो बिजली आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह लगभग 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर रही है धारा। तो अपने पास जो धारा आती है वह 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरे करती है। और जो दिष्ट धारा होती है उसका मान समय की और दिशा के समय के साथ समान रहता है, यानी बदलता नहीं है। यानी कि अपने को जो भी धारा मिलती है वो एक सीधी लाइन मिलती है, समय के साथ कम ज्यादा नहीं होती है, एक सीधी धारा अपने को मिलती है। इसकी आवृत्ति जो होती है दिष्ट धारा की है 0 हर्ट्ज होती है। इसके बाद अपन देखते हैं औसत मान। पूर्ण चक्कर के लिए अगर देखेंगे औसत मान है, यानी पूरे चक्कर के लिए तो 0 आता है, क्योंकि जितना मान इसका धनात्मक है उतना ही आधे चक्कर में ऋणात्मक है। तो पूरे चक्कर के लिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए इसका पूरे चक्कर के लिए देखेंगे तो इसका मान आता है 0। लेकिन इसका अपन जो औसत मान लेते हैं वो आधे चक्कर के लिए लेते हैं। आधे चक्कर के लिए अगर इसका जो औसत मान निकालते हैं वह आता है 2/π से गुणा हो जाता है I शिखर से। अगर V देखेंगे, V का औसत मान तो 2V शिखर मान होता है अधिकतम मान बटे पाई। घरों पे जो सप्लाई आती है VRMS वो आती है 220 वोल्ट मानते हैं अपन। घरों में देखते हैं 220 के आसपास आती है। तो V शिखर जो है वह क्या होता है, VRMS बराबर V शिखर बटे √2। तो V शिखर जो होता है पीक वैल्यू जो होती है, अधिकतम जो मान होता है वह होगा V शिखर बराबर हो जाएगा √2 से 220 को गुणा करेंगे तो यह आता है लगभग 311 वोल्ट। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वह होती है 50 हर्ट्ज। किसी प्रतिरोध तार से धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है। किसी प्रतिरोध तार से अगर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो वह गर्म हो जाता है। यह प्रभाव विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। जैसे प्रेस में अपन देखते हैं विद्युत हीटर में जो स्प्रिंग होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म पानी करने की जो रॉड होती है, माइक्रोवेव होते हैं, ओवन होते हैं, जो भी अपने पास विद्युत युक्ति हैं उनके अंदर एक यह तापीय प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। तापीय प्रभाव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए विद्युत शक्ति जो होती है वह क्या होती है। P बराबर P से लिखते हैं विद्युत शक्ति को, यह होती है I²R। सीधा सा सूत्र है P बराबर I²R, अपने को याद रखना है। इसका मात्रक वाट होता है। और दूसरा अगर मात्रक देखें जूल के रूप में तो जूल प्रति सेकंड। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की क्षमता यानी कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो P बराबर I²R। और विद्युत ऊर्जा अगर देखें तो शक्ति को अगर समय से गुणा कर दें तो अपने पास विद्युत ऊर्जा आ जाती है। विद्युत ऊर्जा को अगर अपन H से लिखें तो H बराबर I²R गुणा T, यानी P का मान रख दिया I²R और गुणा कर दिया T से। इसका जब मात्रक होता है वह होता है जूल। अब इसके अंदर अपने को अभी ये जो मान लिए हैं वो I और R के लिए निकाले हैं। अपन I और V के लिए निकाल सकते हैं और V और R के लिए भी निकाल सकते हैं। कोई भी दो अपन इसमें दो मान लेंगे V, R और I में से, उनके लिए अपन इसका मान निकाल सकते हैं। अब इनका अंदर क्या करते हैं, ओम के नियम से अपने को पता है V बराबर IR होता है। तो R अगर अपने को नहीं दिया गया है और नहीं निकालना है तो अपन R बराबर निकाल सकते हैं V बटे I। V बराबर IR होता है तो R बराबर V बटे I, और अगर I बराबर निकालना पड़े तो V बटे R। तो इसके अपन दो सूत्र और ज्ञात कर लेते हैं। इसी की सहायता से अपने को पता है P बराबर I²R होता है। अगर अपने को I हटाना है या फिर R हटाना है, अगर अपने को R हटाना है तो R की जगह लिख दिया V बटे I। तो P बराबर I²R था, R की जगह रख दिया V बटे I। I से एक I कैंसिल तो यह आ जाएगा VI। तो क्या दूसरा सूत्र क्या है P का, VI। अगर अपने को ये I हटाना है तो यहाँ पे I का मान रख देते हैं V बटे R। I बराबर क्या है V बटे R।
तो आई की जगह रख दिया V बटे आर, एक V पहले से है, V स्क्वायर बटे आर। ये अपना इसका विद्युत शक्ति का तीसरा सूत्र आ गया। अब अगर विद्युत ऊर्जा देखें तो सबको समय से गुणा ही तो करना है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, अगर इसको गुणा करेंगे तो वी आई टी, इसको गुणा करेंगे तो V स्क्वायर बटे आर गुणा टी। ये अपना जो सूत्र होता है ये सीधा याद रखना अपने को। तो यहां से देखने पे पता चल रहा है जो अपनी विद्युत ऊर्जा है वह धारा स्क्वायर के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है। एक अपने पास एक इकाई आती है, यूनिट होती है 1 kWh। जो घरों पे अपने बिजली की यूनिट आती है ना कि कितनी खपत हुई, कहते हैं 50 यूनिट खपत हुई है या 100 यूनिट खपत हुई है, वो वाली जो यूनिट होती है वो इकाई होती है kWh, किलो वाट घंटा। kWh को क्या बोलते हैं? किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। अब किलो का मतलब 1000 होता है, 10 की घात 3। एक kWh निकालना है तो 1 किलो का मतलब 10 की घात 3, h का मतलब घंटा, और घंटे में सेकंड होते हैं देखें तो 3600 सेकंड। तो 3600 और वाट का तो आ गया वाट और गुणा कर दिया सेकंड को, घंटे को बदल दिया सेकंड में। अब अपने पास देखेंगे तो 3600 गुणा 10 की घात 3 आ गया। वो वाट गुणा सेकंड क्या होता है? वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है। और यहां से जूल निकालें तो वाट गुणा सेकंड, ये वाली यूनिट अपने को याद भी रखनी है। ये संबंध कई बार पूछ भी लेते हैं। वाट बराबर होता है जूल बटे सेकंड, या फिर जूल निकालें तो वाट गुणा सेकंड। अब जो वाट गुणा सेकंड आए इसको क्या लिख सकते हैं? जूल। तो 3600 गुणा 10 की घात 3 जूल। अगर 0.3 इधर लगा दें तो 3 घात बढ़ जाएंगी, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, और 10 की घात 6 को लिखते हैं मेगा। मेगा तो 1 kWh है 3.6, 10 की घात 6 को लिख दिया एम, और जूल को लिख दिया जे, 3.6 मेगा जूल। जो ये मात्रक है जूल, ये होता है ऊर्जा का मात्रक। तो kWh का मान कितना है? 1 kWh होता है 3.6 मेगा जूल। ये एक ऊर्जा का मात्रक है, न कि शक्ति का। वो अपने पास एक क्वेश्चन है, 100 ओम के प्रतिरोध तार में, 100 ओम है, आर का मान दे दिया 100 ओम के प्रतिरोध तार में 10 एम्पियर की धारा, आई का मान दे दिया 10 एम्पियर, समय का मान दिया 5 मिनट तक प्रवाहित करते हैं। 5 मिनट तक प्रवाहित करने पे तार द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात कीजिए। अपने को ज्ञात करनी एच का याद है सूत्र अपने को, आई स्क्वायर आर गुणा टी, और टी को रखना है सेकंड में। सेकंड में रखेंगे तो 5 गुणा 60 सेकंड, यानी कि 300 सेकंड। अब आई स्क्वायर तो 10 गुणा 10 गुणा आर का मान 100 गुणा टी का मान 300। तो 3 आ गया गुणा में, तो 1 0 2 0 2 2 4 और 2 6 गुणा 10 की घात 6 आ गया, और मात्रक आएगा इसका जूल। तो एच का मान कितना आया अपना? 3 गुणा 10 की घात 6 जूल। अपना अगला जो क्वेश्चन है, 100 वाट 200 वोल्ट तथा 100 वाट 200 वोल्ट तथा 50 वाट 200 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा? अपने को क्या दिया है? 100 वोल्ट 100 वाट, पहला अगर बल्ब देखें 100 वाट 200 वोल्ट, दूसरा है 50 वाट 200 वोल्ट। इनको जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, और पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा। तो अधिक प्रकाश वो देगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो भी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं उनके अंदर प्रवाहित धारा क्या होती है? समान होती है। प्रवाहित धारा का मान समान होगा। दोनों प्रतिरोधों के अंदर, दोनों बल्बों के अंदर जाने वाली धारा का मान समान होगा, आई होगा। तो सबसे पहले तो अपने को इनके लिए प्रतिरोध के मान निकालने पड़ेंगे। तो पहला बल्ब अगर लें अपन, उसके लिए अपने को दिया गया है P का मान, P का मान कितना दिया गया है? 100 वाट। V का मान दिया है अपने को 200 वोल्ट।
तो अपने को पता है P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यहाँ से R अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर V बराबर I अपने को दे नहीं रखा है तो V बराबर क्या होता है, आई आर। आई का मान रख देते हैं, या फिर अपने जो सूत्र लिखा था पहले वो भी अपन काम में ले सकते हैं, V बटे आर। तो यह आ जाएगा P बराबर आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणा आर। तो P का मान आ गया अपना, सूत्र अपने पहले भी पढ़ लिया था, V स्क्वायर बटे आर। जो शक्ति का जो मान है वो क्या आ रहा है अपना, V स्क्वायर बटे आर। यहां से अपन R का मान निकालेंगे तो ये आएगा V स्क्वायर बटे P। तो पहले के लिए R1 लिख देते हैं, V स्क्वायर का मान 200 गुणा 200 बटे P का मान 100 वाट, 2 जीरो से 2 जीरो, तो पहला प्रतिरोध आ गया 400 ओम। इसी प्रकार अपन निकालेंगे R2। R2 अगर निकालेंगे उसका मान कितना आएगा, तो उसका मान निकालने के लिए अपने को देखना है V स्क्वायर, उसके लिए भी कितना है 50 और 200 के लिए 200 गुणा 200, और उसकी शक्ति है 50, 0 से 0, और यह आ गया 5 को इसे काट दिया तो 4, 800 ओम। तो पहला जो प्रतिरोध आया है उसका मान आया है 400 ओम, जो दूसरा प्रतिरोध आया है उसका मान आया है 200 ओम। अब अपने को पता है श्रेणी क्रम में P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और I का मान श्रेणी क्रम के लिए समान होता है, तो P समानुपाती R। I क्या है, दोनों के लिए श्रेणी क्रम में समान है, श्रेणी क्रम में समान है, यानी कि शक्ति किसकी ज्यादा होगी, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है। अब पहले के लिए प्रतिरोध 400 है, दूसरे के लिए 800 है, तो P1 ज्यादा होगा या कम होगा, तो देखने पे पता चल रहा है R कम है तो P1 कम होगा, और P2 का मान ज्यादा होगा क्योंकि उसके लिए R ज्यादा है। अब जो ज्यादा शक्ति लेगा, जो ज्यादा ऊर्जा की खपत करेगा वो ज्यादा तेज चमकेगा, तो इसलिए क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, दूसरा बल्ब। दूसरा बल्ब अधिक चमकेगा, वह अधिक ऊर्जा की खपत भी करेगा, वह अधिक ऊर्जा की खपत करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे।